नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयत मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है संख्या पद्धति। हम संख्या पद्धति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या, संख्या होती क्या, संख्या में कितने कितने प्रकार के होते हैं, संख्या किस किस प्रकार की होती है, ये सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। तो इनके लिए मैंने कुछ बोर्ड के ऊपर जैसे संख्या लिखी है पहले से, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, दशमलव संख्या, दशमलव में फिर शांत दशमलव, अशांत दशमलव और अशांत में फिर अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। पहले तो हम इन चार संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी चार संख्या ये होगी और चार के अंदर ये प्रकार होंगे, इनको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये प्रीमियर संख्या क्या होती है और अप्रीमियर संख्या क्या होती है। तो इन संख्याओं को पढ़ने के लिए मैं एक एक को लेकर बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राकृत संख्या। प्रकृति का मतलब क्या होता है? प्रकृति का मतलब होता है कि वे सारी वस्तुएं जो वास्तव में अपने आप बन जाती है, यानी उन्हें कोई बनाता नहीं, वो अपने आप बन जाती है। तो इसी प्रकार से संख्याओं में भी कुछ संख्या ऐसी है जो अपने आप बनी, यानी पहले से शुरुआत से उनका ज्ञान था, वो पता नहीं कैसे ज्ञान में आई, क्या हुआ वो पता नहीं, लेकिन वो पहले से ज्ञान में थी। तो एक प्रकार से प्रकृति ने बनाई थी। तो इस कारण से इन संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब इनमें कौन कौन सी संख्या आती है तो हमें पता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, इस तरीके से की जो संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 100, 1000, ये सारी संख्या है। इनका पहले से वास्तव में ज्ञान था, इनका उपयोग सबसे पहले संख्याओं के रूप में होता था। तो इनको पहले क्या कह दिया? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बाद फिर खोज होती है जीरो की। आपको पता है जीरो को खोजा गया था। जीरो का मतलब क्या होता है? जिसका कोई जो वास्तव में है नहीं, जिसका कोई मान नहीं है, जीरो है नहीं, जो नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जीरो कहते हैं। गणित की भाषा में उसे क्या कहते हैं? जीरो कहते हैं। तो जीरो की खोज होने के बाद जीरो को इसके अंदर सम्मिलित कर दिया गया। तो फिर कहा गया कि 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके की जो संख्या होती है उन सबको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। देखना, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, 1 से लगाकर अनंत तक चलती है। उन सारी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट हो जाती है उसमें 0 को भी सम्मिलित कर दिया गया, और 0 से फिर अनंत तक चलती है उसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या को n से लिखते हैं, पूर्ण संख्या को किससे लिखते हैं? w से लिखते हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर। क्लियर? फिर इसके बाद पता किया गया कि अगर कोई संख्या, जैसे कि प्रॉफिट लॉस की बात करें, क्या मतलब होता है कि अगर मेरे पास पैसे पड़े तो मैं क्या कहूँगा कि मैं एक प्रकार से प्रॉफिट में हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं तो इसका मतलब मैं क्या हूँ? लॉस में हूँ। तो प्रॉफिट और लॉस इस तरीके की जब कंसेप्ट आता है तो उसमें फिर पूर्णांक संख्या बनती है। क्या मतलब कि अगर हम प्रॉफिट में है यानी हम प्लस में है, और अगर हम लॉस में है तो इसका मतलब हम क्या है? माइनस में है, किसी और को हमें पैसे देने। तो फिर इस प्रॉफिट लॉस के कंसेप्ट के साथ कौन सी संख्या का आविष्कार होता है? पूर्णांक संख्या का आविष्कार होता है। पूर्णांक संख्या प्लस में भी होती है, पूर्णांक संख्या माइनस में भी होती है, उसमें जीरो भी सम्मिलित किया जाता है। यानी कि मैं पूर्णांक संख्या की बात करूँ तो 0 से प्लस की ओर भी चलती है, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, और 0 से माइनस की ओर भी चलती है, -1, -2 इस तरीके से। तो ये संख्या कौन सी हो जाती है? पूर्णांक संख्या। 3 संख्या हमने पढ़ी अब तक, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। क्या मतलब होता है प्राकृत संख्या का? 1 से लगाकर कहाँ तक चलती है? अनंत तक चलती है। क्या मतलब होता है पूर्ण संख्या का? 0 से लगाकर कहाँ तक चलती है? अनंत तक चलती है। और क्या मतलब होता है पूर्णांक संख्या का? ये 0 से लगाकर प्लस की ओर भी चलती है, 0 से लगाकर माइनस की ओर भी चलती है। ये तो बात होगी इन तीनों संख्या की। क्लियर? अब बात करते हैं दशमलव। देखना, पहले दशमलव का कंसेप्ट समझना कि दशमलव होता क्या है। मान लो किसी के पास इस तरीके से कोई वस्तु है, मान लो कोई सी भी वस्तु वृत्त है। अगर ये वृत्त इस तरीके से मैं बनाते गया 1, 2, तो मुझे पता है कि मैं संख्या के रूप में गिनूंगा तो ये 1, ये 2, ये आपका कितना हो गया? 3। लेकिन अगर मैं इसमें से किसी एक वृत्त को क्या कर देता हूँ? आधा कर देता हूँ। तो आधा करने के बाद अब इस वृत्त को क्या करोगे? अब ये वृत्त कितने हैं? ना तो ये 2 वृत्त है, ना ये 3 वृत्त है। पहले सुनना, देखना, पहले तो कितने थे? पहले 3 बनाए मैंने, 1, 2, 3। अब देखना, अब इस स्थिति में क्या कहोगे? ये एक वृत्त, ये दूसरा, और ये तीसरा नहीं है, ये ना तो आधा है और ना ही पूरा है। तो जब इस प्रकार की स्थिति आती है कि कोई संख्या जब ना पूरी और ना आती है तो इसका मतलब उसे क्या कह सकते हैं? दशमलव के रूप में लिखा जाता है। उन संख्या को कैसे व्यक्त किया जाता है? दशमलव के रूप में व्यक्त किया जाता है। दशमलव का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जो पूरी नहीं है, यानी अगर मैं 2 और 3 के बीच की बात करूं तो वो सारी संख्या बीच वाली दशमलव संख्या आपके में गिनी जाएगी। जैसे 2.1, 2.2, 2.3, ये संख्या ना तो वो 2 है और ना वो 3 है। 2.1 की बात करें तो वो ना 2 है ना वो 3 है। तो इस प्रकार की जो संख्या जो पूरी नहीं है उनको क्या कहते हैं? दशमलव संख्या कहते हैं, यानी आधी अधूरी संख्या, उनको क्या कहते हैं? दशमलव संख्या। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? 2.1, और क्या लिख सकते हैं? 3.5, 7.6, माइनस का 11.5। ये सारी संख्या एक प्रकार से दशमलव संख्या में गिनी जाएगी। क्या मतलब कि ये सारी संख्या देखो, ये ना तो 2 है और ये ना 3 है, यानी कि ये आधी है, इनके बीच में 2 और 3 के बीच वाली संख्या है। 3.5 ये 3 और 4 के बीच वाली संख्या है। 7.6 ये 7 और 8 के बीच वाली संख्या है। इनको हम किस में व्यक्त करेंगे? दशमलव में व्यक्त करेंगे। दशमलव संख्या जो ना पूरी है ना आधी, जो ना पूरी है वो क्या है? आधी संख्या, उसको क्या कहते हैं? दशमलव संख्या कहते हैं। ये जो हमने प्राकृत संख्या लिखी, पूर्ण संख्या लिखी, जो पूर्णांक संख्या लिखी, इसके अंदर तीनों के अंदर ध्यान रखना दशमलव की संख्या नहीं आती है। अगर आपको पूछा जाए कि 2 कैसी संख्या तो आप प्राकृत बोल सकते हो उसे, 3 कैसी संख्या उसको प्राकृत बोल सकते हैं, लेकिन 2.5 वो प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या के अंदर केवल अंक आते हैं, वो पूरे अंक आते हैं।
फिर पूर्णांक में भी पूरे पूरे अंक आते हैं, 1 2 3 ये सारे, पूर्ण संख्या में भी पूरे पूरे अंक आते हैं, लेकिन दशमलव के अंदर फिर क्या आ जाता है, दशमलव आ जाता है, पॉइंट आ जाता है, यानी कि ये संख्या फिर इनके बीच वाली हो जाती है। ठीक है, दशमलव की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत। आपने एग्जाम्पल देखोगे, जैसे मैंने लिखा 2.345 और एक एग्जाम्पल लिखा 2.34614 और इस तरीके से मैंने आगे डैश कर दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, इस ऊपर वाला दशमलव का तो मतलब देखो 3 अंकों के बाद वो दशमलव रुक गया, तो इसको मैं क्या कहूंगा, शांत दशमलव। लेकिन ये देखो डैश डैश कर दिया, इसका मतलब ये रुक ही नहीं रहा और नहीं रुक रहा, इसका मतलब इसको मैं क्या कहूंगा, अशांत दशमलव। क्लियर, दशमलव दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव जो दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद है जो क्या हो जाता है, रुक जाता है, और अशांत दशमलव जो दशमलव अंकों के बाद कुछ अंकों के बाद है जो रुकता नहीं, वो आगे बढ़ता रहता है, अशांत। अब अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं, आवर्ती और अनावर्ती। इसको कैसे समझेंगे, आवर्ती का मतलब होता है कि रिपीट होना, आवर्ती का मतलब क्या होता है, रिपीट होना, और अनावर्ती का मतलब क्या होता है, आवर्ती का मतलब क्या होता है, रिपीट होना, और अनावर्ती का मतलब क्या होता है, जो रिपीट नहीं होता है। कैसे समझना, जैसे मैंने लिखा 2.35 35 35 और आगे डैश कर दिया, एक लिखा 2.35413 और डैश डैश कर दिया। अब दोनों में कुछ अंतर समझ में आ रहा है क्या, देखना दोनों में डैश डैश है, इसका मतलब दोनों के दशमलव आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो रुक तो नहीं रहे, यानी ये दोनों अशांत है, ये तो बात फिक्स हो गई। इस वाले को देखो, इसमें 35 35 35 35 35 35 इस तरीके से बार बार आ रहा है, इसको मैं क्या कहूंगा, ये 3 5 दो दो की आवर्ती हो रही है, 3 5 3 5 3 5 3 5, तो इसको मैं क्या कहूंगा, अशांत आवर्ती कहूंगा। और अशांत अनावर्ती, इसमें देखो किसी प्रकार की अंकों की आवर्ती हो रही है क्या, कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो रिपीट आ रहा है, और अगर रिपीट आ रहा है तो वो सिस्टमैटिकली तरीके से नहीं आ रहा है। अगर कोई आ भी रहा है तो देखो 3 और 3 दो बार तो आया, लेकिन उससे रिपीट होना नहीं कहते, उसमें रिपीट होना का मतलब वही अंक जो बार बार रिपीट होते हैं, तो आप उसे क्या कहोगे, अशांत अनावर्ती कहिए। ये दो प्रकार के दशमलव हो गए। इस प्रकार से है जो अपने कितनी संख्या पढ़ी, पहले प्राकृत संख्या पढ़ी, 1 से स्टार्ट होती है, फिर पूर्ण संख्या को समझा, कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, पूर्णांक को समझा, ये प्लस के ओर भी चलता है, माइनस के ओर भी चलता है, फिर दशमलव संख्या जो पूरी नहीं होती यानी कि पॉइंटों के अंदर गिनी जाती है, वो दशमलव दो प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत। अशांत भी दो प्रकार के होते हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। क्लियर, अब इन सारी संख्याओं को मिलाकर हम कौन सी संख्या कह सकते हैं, एक प्रकार से वास्तविक संख्या। ये जितनी भी संख्या है, ये सारी संख्या क्या है, वास्तविक संख्या। और अगर इसे वास्तविक संख्या ना समझे तो इनमें से कुछ संख्या है जो परिमेय संख्या है, कुछ संख्या है जो अपरिमेय संख्या। समझना, ये इतनी चारों संख्या लिखी है ना पूरी पूरी, इसमें से कुछ संख्या तो परिमेय संख्या है और कुछ संख्या है कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखना, तो परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, पहले तो इनको समझते हैं, और इन दोनों को मिलाकर है जो अपनी संख्या बनती है, वो संख्या कौन सी बनती है, वास्तविक संख्या बनती है। ये दोनों मिलकर है जो कौन सी संख्या बनती है, वास्तविक संख्या। तो पहले बात करते हैं परिभाषा की। इनमें से वे सारी संख्या जिनको आप p बटा q में व्यक्त कर सकते हो, इनमें से वे सारी संख्या जिनको इसमें p बटा q में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। इसमें कंडीशन भी होती है, इसमें p और q ये दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और कंडीशन होती है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये तीन कंडीशन होती है इसके अंदर, तो जब तब जाके ये संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। सुनना, देखना, इन सारी संख्याओं में से वे संख्या जिनको आप किस रूप में लिख सकते हैं, p बटा q में लिख सकते हैं। फिर p और q भी क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, पॉइंट वाले वगैरह नहीं होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं उस संख्या को क्या कहूंगा, परिमेय संख्या। और वे संख्या जिसको मैं p बटा q के रूप में नहीं लिख सकता तो उसको क्या कह देंगे, अपरिमेय संख्या। और संख्या कौन सी है, तो ये जो आपके सामने लिखी है सारी इनकी बात कर रहा हूं मैं। इनमें से कुछ संख्या को तो आप क्या कर सकते हैं, p बटा q में लिख सकते हैं, और इन सारी संख्या में से कुछ संख्या को आप p बटा q में नहीं लिख सकते। तो इनको फिर p बटा q में लिख सकते तो उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और उसमें कंडीशन भी होनी चाहिए, p और q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक, और q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसमें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्लियर, मेरे हिसाब से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। यस, तो अपने अब तक जो संख्या पढ़ी उसमें से क्या क्या पढ़ा हमने, परिमेय संख्या, देखना, प्राकृत संख्या पढ़ी, पूर्ण संख्या पढ़ी, पूर्णांक संख्या पढ़ी, दशमलव संख्या पढ़ी। फिर हमने बोला कि इन चारों संख्याओं में से कुछ संख्या है जो जिनको p बटा q में लिखा जा सकता है, उसको हमने क्या बताया था, परिमेय रूप बताया। और कुछ संख्या को है जो p बटा q में नहीं लिखा जा सकता, उसको हमने क्या बताया, अपरिमेय रूप बताया। दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या, इन चारों को मिलाकर एक सम्मिलित रूप बताऊं कि माइनस अनंत से लगाकर अनंत तक की सारी संख्या, माइनस अनंत से लगाकर अनंत तक की सारी संख्या जिसके अंदर प्राकृत भी आ गया, पूर्ण संख्या भी आ गई, पूर्णांक भी आ गया और दशमलव संख्या भी आ गई, तो उन सबको मिलाकर मैं एक नाम दूंगा, उस संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। यानी वास्तव में इन संख्या का अस्तित्व होता है, वास्तव में इन संख्या का कुछ ना कुछ मान होता है। हमने जब वास्तविक संख्या की बात करी तो वास्तविक संख्या में क्या आ जाता है, माइनस अनंत से अनंत तक की सारी संख्या आ जाती है, उन सब संख्या को वास्तविक संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल समझना, 0.2, 0.5, 3, -4, 0, इन सारी संख्या की बात करें तो ये सारी संख्या, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। सारी संख्या वास्तविक संख्या है। क्यों वास्तविक संख्या है, क्योंकि सब कुछ आ जाता है इसमें। क्लियर। लेकिन अगर बात करें इनके स्पेशल प्रकार की, तो ये देखो डेसिमल नंबर है, दशमलव संख्या है, ये भी डेसिमल नंबर है, ये दशमलव संख्या, लेकिन ये दशमलव संख्या नहीं है।
दिख रहा है सामने। फिर बात करते हैं, देखना ये इसको हम पूर्णांक कह सकते हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं, पूर्णांक कह सकते हैं, इनको भी हम पूर्णांक कह सकते हैं, इसको भी हम पूर्णांक कह सकते हैं, इंटीजर कह सकते हैं, क्योंकि इंटीजर पूर्णांक क्या होता है, माइनस की ओर भी चलता है, प्लस की ओर भी चलता है। और प्रकार की बात करें तो इसको हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं, इसको भी हम नेचुरल नंबर, सॉरी इसको हम नेचुरल नंबर, एक को इसको हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं, और इसको हम होल नंबर भी कह सकते हैं, दिख रहा है, इसको भी हम होल नंबर कह सकते हैं। ये सारी बातें ध्यान रखोगे। इस प्रकार से इनके प्रकार को समझाया जाता है कि 0.2 एक प्रकार से वास्तविक संख्या है और दशमलव संख्या है, 0.5 ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या तो होती है, फिर दशमलव संख्या भी है। 3 की बात करें तो ये वास्तविक संख्या भी है, ये पूर्णांक भी है, ये आपका प्राकृत संख्या भी है, और ये आपका पूर्ण संख्या भी है। -4 की बात करें तो ये वास्तविक संख्या तो है ही, इसके अलावा ये क्या है, पूर्णांक भी है। और 0 की बात करें तो ये वास्तविक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, और पूर्णांक भी है। इतनी बातें इनके प्रकार के अंदर आती है कि इस प्रकार से संख्या को समझा जाता है, क्योंकि हमने 4 परिभाषा समझी तो उसके हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात करें वास्तविक संख्या, तो इन वास्तविक संख्या में तो सब कुछ आ गया, तो इन सबको वास्तविक संख्या कह देंगे। देखना, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अभी पहले हमने पढ़ा था कि परिमेय जिसको p बटा q में लिख सकते हैं और अपरिमेय जिसको p बटा q में नहीं लिख सकते। तो ये परिमेय और अपरिमेय की प्रकार की बात करें तो इनको ही हमें परिमेय में कुछ को बांटना है, इसमें से किसी को अपरिमेय बांटना है। कैसे बांटोगे, सुनना, जितने भी आपके प्राकृत संख्या है, जितनी भी आपकी प्राकृत संख्या है उन सबको आप p बटा q में लिख सकते हैं। जितनी भी आपकी पूर्ण संख्या है उन सबको आप p बटा q में लिख सकते हैं। जितनी भी आपकी पूर्णांक संख्या है उन सबको भी आप p बटा q में लिख सकते हैं। तो ये तीनों सीधे सीधे हो जाते हैं, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या के अंदर आ जाते हैं। फिर नंबर 4 दशमलव की बात करें, जितने भी शांत दशमलव है, जितने भी शांत दशमलव है उन सबको आप p बटा q में व्यक्त कर सकते हैं। जितने भी आपके अशांत, जितने भी आपके अशांत और आवर्ती वाले, जितने भी आपके अशांत आवर्ती दशमलव हैं, जितने भी आपके अशांत आवर्ती दशमलव हैं, इनको भी आप p बटा q में लिख सकते हैं। इतनी सारी संख्याओं को मैं p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ। इसको इन सारी संख्याओं को क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। दूसरी ओर बात करें अपरिमेय के अंदर, तो ध्यान रखना इसके अंदर दशमलव के अंदर एक ही आता है, वो आता है कौन सा आता है, तो सुनना, अशांत, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव। इस संख्या को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना, अशांत अनावर्ती दशमलव को कभी भी p बटा q में नहीं लिखा जा सकता। तो इसको क्या होगा, मैं अशांत अनावर्ती कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और इसके अंदर आता है रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5। ये संख्या कौन सी संख्या है, वर्गमूल के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या आ जाती है तो उसका रूट कभी नहीं निकलता, यानी एक प्रकार से निकलेगा तो वो अपरिमेय संख्या के रूप में निकलेगा, तो इनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। और ध्यान रखना नंबर 3 बात करें, नंबर 3 के अंदर आता है पाई। पाई का मान वैसे देखो 22/7 होता है, लेकिन अगर मैं 22/7 को कहूँ, अगर मैं 22/7 को कहता हूँ तो उससे मैं कहूँगा कि ये परिमेय संख्या, क्योंकि p बटा q में लिखा गया है। लेकिन अगर केवल पाई पूछा जाए तो पाई का मान अपरिमेय संख्या के रूप में होता है। पाई का मान हमेशा पाई को अपरिमेय संख्या में माना जाता है। ये ध्यान रखना, वास्तविक संख्या होगी माइनस अनंत से अनंत तक चलती है, उसमें परिमेय संख्या आती है p बटा q में, अपरिमेय संख्या आती है जिसको p बटा q में नहीं लिख सकते। परिमेय संख्या के अंदर इतनी सारी संख्या आती है, कौन कौन सी आती है, तो प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, शांत दशमलव, अशांत दशमलव और 22/7, इनको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या के अंदर एक तो आता है अशांत अनावर्ती दशमलव, एक रूट के अंदर 2, 3, 5 इस टाइप की संख्या आती है, रूट के अंदर अभाज्य संख्या वर्गमूल के अंदर, और एक आता है पाई। इस प्रकार से है जो ये अपरिमेय संख्या बनती है। और काल्पनिक संख्या आयोटा से लिखा जाता है। इस रूट के अंदर -1 का कोई वास्तव में मान नहीं होता है, यानी रूट के अगर -1 आ जाए और आपको बोला जाए कि उसका रूट निकालो तो उसका वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए उसको क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या आयोटा से लिखते हैं। अब आयोटा के साथ अगर मैं लिखूँ 3 आयोटा, तो ये भी काल्पनिक संख्या, 4 आयोटा ये भी काल्पनिक संख्या, 4/3 आयोटा ये भी काल्पनिक संख्या, -2 आयोटा ये भी काल्पनिक संख्या। तो ये सारी संख्या कैसी संख्या हो जाती है, काल्पनिक संख्या। क्लियर। इन सारी संख्याओं के अलावा कुछ परिभाषा और भी आती है संख्याओं के रूप में, हमने देखी होगी 4 संख्या। ये कौन कौन सी संख्या होती है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। सम संख्या का मतलब होता है जिसमें 2 का भाग जाता है, 2 से वो विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है, वो 2 से विभाजित होती है। 2 से विभाजित संख्या 2 विभाजित करता है। फिर विषम संख्या जिसमें 2 का भाग 2 से विभाजित नहीं होती, 2 से विभाजित नहीं होती, ये ध्यान रखना, 2 से विभाजित नहीं होती। और सम संख्या 2 से विभाजित होती है। ये 2 बातें सम संख्या की हो गई और विषम संख्या की हो गई। अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य का मतलब जिसके अंदर किसी का भाग जाता ही नहीं है। देखो खुद का तो भाग जाएगा ही जाएगा, एक का भाग जाएगा जाएगा, लेकिन इसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। यानी ऐसी संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो, जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो। और ऐसी संख्या जो स्वयं 1 के अलावा और भी किसी से संख्या से, और भी किसी संख्या से विभाजित हो,
उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। समझना देखना, सम संख्या जो किससे विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है। अभाज्य संख्या जो स्वयं से विभाजित होती है और 1 से विभाजित होती है, ये ध्यान रखना। और भाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं से तो होती है, 1 से भी होती है, इनके अलावा किसी और से भी विभाजित होती है, तो उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। एग्जाम्पल समझना, 2, 4, 6, 8, ये सारी संख्या भाज्य संख्या। एग्जाम्पल समझना, ये सारी संख्या सम संख्या। फिर एग्जाम्पल समझना, 1, 3, 5, 7, ये सारी संख्या है विषम संख्या। अब बात करते हैं स्वयं से विभाजित होने वाली और 1 से विभाजित होने वाली संख्या। तो इसमें आ जाता है 2, ये खुद से होता है 2 से, और 1 से विभाजित होता है 3, 5, 7, 11, फिर 13। इस टाइप की सारी संख्या जो मैंने लिखी है वो देखो स्वयं से हो रही है विभाजित और 1 से हो रही है, इसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगी और किसी का भाग नहीं जाएगा। लेकिन भाज्य संख्या की बात करें तो इसमें आ जाता है 4, 6, 8, 9, 10, इस टाइप की संख्या आती है। देखो, इस 4 में 2 का भाग भी जाता है, इस 6 में 2 का भाग भी जाता है, 3 का भाग भी जाता है, इस 8 में 2 का भाग भी जाता है, 4 का भाग भी जाता है। तो ये सारी संख्या कैसी संख्या हो जाती है, अब भाज्य संख्या। एक बात ध्यान रखना नोट, कि एक जो होता है वो एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, इसका भी विशेष ध्यान रखोगे। एक ऐसी संख्या है जो ना भाज्य है और ना क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से है जो ये 4 संख्या हमने और पढ़ी। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। क्लियर। आज की पूरी कक्षा का एक डिटेल के अंदर हम एनालिसिस करें, पूरा एक सार बताए, तो हमने क्या पढ़ा है सुना देखना। 2 प्रकार की संख्या होती है, ऐसे याद रखो, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। फिर वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय के अंदर क्या क्या आता है, तो प्राकृत आ जाता है, पूर्ण आ जाता है, पूर्णांक आ जाता है, फिर शांत दशमलव आ जाता है, अशांत आवर्ती दशमलव आ जाता है, और 22/7 को भी ले लिया जाता है, क्योंकि 22/7 वैसे सामने दिखता है परिमेय संख्या, लेकिन फिर भी इसे पाई से कन्फ्यूजन होती है, इसलिए बताया जाता है। अपरिमेय के अंदर अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती आ जाता है। इसके अलावा रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5, इस टाइप की संख्या आ जाती है, और इसके अलावा पाई आ जाता है। काल्पनिक संख्या के अंदर 2 आयोटा ले लो, 3 आयोटा ले लो, केवल आयोटा ले लो, ये सारी संख्या कैसी संख्या, काल्पनिक। इतनी संख्या हमने पहले पढ़ी। इसमें प्राकृत संख्या क्या होती है, तो 1 से लगाकर अनंत तक। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लगाकर अनंत तक। पूर्णांक संख्या क्या होती है, 0 से प्लस की ओर भी जाती है, 0 से माइनस की ओर भी जाती है। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत। उसमें अशांत 2 प्रकार के होते हैं, आवर्ती और अनावर्ती। तो बात करते हैं शांत, जिसमें पॉइंट के बाद कुछ अंकों के बाद वो दशमलव रुक जाएगा। अशांत आवर्ती जो रुकता नहीं है लेकिन उसमें आवर्ती होती है, और अशांत अनावर्ती जो रुकता नहीं है लेकिन उसमें अनावर्ती होती है, यानी उसमें रिपीट नहीं होता। क्लियर। और इसके अलावा हमने पढ़ी सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इतनी संख्या हमने लास्ट में और पढ़ी है। क्या होता है सम संख्या, जिसमें किसका भाग जाता है, 2 का। क्या होती है विषम संख्या, जिसमें किसका भाग नहीं जाता है, 2 का। क्या होती है भाज्य संख्या, जिसमें किसका भाग जाता है, स्वयं का जाता है, 1 का जाता है, किसी और का जाता है। और क्या होती है भाज्य संख्या, जिसमें स्वयं का जाता है, 1 का जाता है, इसके अलावा किसी और का नहीं जाता। तो आशा करता हूँ संख्या पद्धति आपको समझ में आया होगा, पूरी क्लास को अच्छे से समझा होगा आपने। क्या होती है संख्या पद्धति, किस किस टाइप की परिभाषा हमने संख्या के बारे में पढ़ी, वो सारी बातें। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास कोई और अच्छा एक टॉपिक लेके आएंगे, जिसको इसी तरीके से है जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगी, अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।